मौद्रिक नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के उपकरण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा मात्रात्मक उपकरण और सेकंड गुणात्मक उपकरण। अब मात्रात्मक उपकरण में पहला हो जाएगा बैंक दर, जिसे बोलते हैं बैंक रेट। यह जो है उस दर को संदर्भित करती है जिस पर केंद्रीय बैंक अर्थात जो है आरबीआई या लंबे अवधि के लिए अनुमोदित जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं उनके बिलों को क्या करता है आरबीआई पुनर्क्रय करता है। तो प्रतिभूतियों के लिए जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं उनको क्या करता है अग्रिम प्रदान करता है। देखो मुद्रास्फीति में जो आरबीआई होता है बैंक के दर को क्या करता है बढ़ाता है। यह बैंकों को और अधिक शाख के विस्तार से क्या करता है रोकता है, क्योंकि जो ऋण कोष होता है वो क्या होता है अधिक महंगा हो जाता है, इसलिए उसे रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंकों की जो ऋण की दर होती है वह ब्याज बाजार में वृद्धि हो जाती है। मंदी या अपस्फीति की स्थिति में आरबीआई जो है एक विस्तारित मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है और जो भी बैंक की दर होती है उसे घटाता है। दूसरा हो जाएगा पुनर्क्रय विकल्प, रेपो दर जिसे बोलते हैं या रेपो रेट। रेपो दर जो है एक आधुनिक मौद्रिक नीति का उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। यह अल्प अवधि में बैंक दर के क्या होता है समकक्ष होता है, जिस पर केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों के जो भी बिल होते हैं उसको पुनर्क्रय करता है, खरीदता है। या लघु अवधि के लिए अनुमोदित जितनी भी प्रतिभूतियां होती हैं उनके लिए जो है जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उन्हें अग्रिम प्रदान करता है। तीसरा हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं, जिसे शॉर्ट में बोलते क्या है ओएमओ। अब देखो ओएमओ का पूरा नाम क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्रियाएं जो है खुले बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो भी प्रतिभूतियां होती हैं उसके खरीद और बिक्री को बताती हैं। और मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई क्या करता है जो भी प्रतिभूतियां होती है उसे खुले बाजार में बेचता है, जिससे जो है व्यापारिक बैंकों और निजी व्यक्तियों के द्वारा खरीदा जाता है। और इससे क्या होती है अर्थव्यवस्था में धन की जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि पैसे को व्यापारिक बैंकों और व्यक्तियों से भारतीय रिजर्व बैंक को क्या करते हैं ट्रांसफर कर दिया जाता है। चौथा हो जाएगा परिवर्तनीय आरक्षित रिजर्व अनुपात, जिसे बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो VRR। इन आरक्षित अनुपातों को नगद आरक्षित अनुपात CRR और तरलता अनुपात SLR के रूप में भी जाना जाता है। देखो CRR जो है व्यापारिक बैंकों की शुद्ध मांग और समय देयताओं की क्या प्रतिशत है इसको बताता है या दर्शाता है, जो व्यापारिक बैंकों को नगद के रूप में केंद्रीय बैंकों के साथ क्या होता है बनाए रखना पड़ता है। और SLR जो है सोने या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने के लिए रिजर्व का कुछ प्रतिशत भंडार का उल्लेख करता है। परिवर्तनीय आरक्षित रिजर्व अनुपात जो है व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता को क्या कर सकता है प्रभावित कर सकता है। और आरबीआई क्या करता है जब मुद्रास्फीति होती है तो इसे बढ़ा देता है, जो व्यापारिक बैंकों के पास ऋण योग्य कोष जो है और साख सृजन को कम करता है। लेकिन मंदी में क्या करता है इन्हीं अनुपातों को कम कर देता है। जब मंदी आती है तो इस अनुपात को क्या करते हैं कम कर देते हैं। इससे क्या होता है उधार देने के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध हो जाता है और उसके बाद जो है साख का विस्तार आराम से हो जाता है। सेकंड हो जाएगा गुणात्मक उपकरण। अब गुणात्मक उपकरण में पहला हो जाएगा मूल्यांतर आवश्यकताएं तय करना, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मूल्यांतर ऋण जो है राशि का वह अनुपात होता है जो बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। अन्य शब्दों में कहें तो यह ऋण का वह हिस्सा होता है जिसे जो है उधारकर्ता को अपने उद्देश्य हेतु वित्त प्राप्त करने के लिए स्वयं उठाना पड़ता है। मूल्यांतर आवश्यकताओं को मुद्रास्फीति के दौरान उच्च रखा जाता है और मंदी के दौरान मतलब जब मंदी होती है तो उस टाइम जो है तुलनात्मक रूप से इसे कम किया जाता है। दूसरा नंबर हो जाएगा उपभोक्ता ऋण नियमन, जिसे बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अब देखो इस पद्धति के अंतर्गत जो है उपभोक्ता ऋण आपूर्ति जो है उपभोक्ताओं वस्तुओं की किराया खरीद और किस्त की बिक्री के माध्यम से क्या करता है विनियमित करता है। इस पद्धति में अग्रिम भुगतान, किस्त राशि, ऋण की अवधि आदि से पहले ही तय हो जाती है। मतलब जो ऋण का टाइम होता है वो पहले से क्या कर लेते हैं तय कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि देश में साख और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में क्या होता है सहायता मिल जाता है या सहायता होती है। तीसरा हो जाएगा साख संभाजन, जिसे बोलते हैं क्रेडिट रेशोनिंग।
यह जो है केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली, यह जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा दी जाने वाली जो साख की राशि होती है उसे क्या करता है, निश्चित करता है। साख और संभाजन जो है प्रत्येक व्यापारी बैंक या विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपलब्ध राशि को सीमित करके किया जाता है। तो हो जाएगा नैतिक अनुनय। देखो नैतिक अनुनय के अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक है सट्टा परियोजनाओं के लिए साख की आपूर्ति को कम करने के संबंध में व्यापारी बैंकों के लिए दिशा निर्देश अर्थात सुझाव जो है जारी कर सकती है। 5 नंबर हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। इस पद्धति के अंतर्गत जो है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है यदि वह रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं, ठीक है, उसका पालन नहीं करता है तो